नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप मेडिकल एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं चेस्ट रेडियोग्राफी से रिलेटेड एक वापस इम्पोर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हम चेस्ट रेडियोग्राफी से पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे उसके की पॉइंट्स। ऐसे की पॉइंट्स जिनको ध्यान में रखते हुए हमें चेस्ट रेडियोग्राफी करनी है, ताकि चेस्ट रेडियोग्राफी करते दौरान हमसे कोई भी गलती ना हो, या चेस्ट रेडियोग्राफी जो हमारी आए उसके अंदर अपना जो चेस्ट एरिया है वो एक्यूरेट कवर हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है, ताकि अपना जो चेस्ट रेडियोग्राफी का जो डायग्नोसिस है वो एक ही बार में एक्यूरेट आ जाए, यानी कि पेशेंट को बार बार एक्सपोज करने की आवश्यकता ना पड़े। या फिर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है कि कब पेशेंट का अपने को रेडियोग्राफ लेना है, कब पेशेंट का रेडियोग्राफ अपन नहीं ले सकते। साथ में ऐसी बातें ताकि पेशेंट को भी कम से कम एक्सपोजर लगे और वहां पर काम करने वाले जो वर्कर है उसको भी कम से कम एक्सपोजर लगे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, तो उन्हीं सभी बातों के बारे में या उन्हीं सभी की पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि एक जो चेस्ट रेडियोग्राफ है वो चेस्ट रेडियोग्राफ किस प्रकार से एक्यूरेट आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम। इससे पहले आप क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे और आपको प्रॉपर जो नॉलेज है वो हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो देखते हैं, हम चलते हैं की पॉइंट्स फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी, या चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे की पॉइंट्स की, ठीक है, ताकि जो हमारा चेस्ट रेडियोग्राफ है, जैसे देखिए जो एक्यूरेट चेस्ट रेडियोग्राफ है वो इस प्रकार से होता है, जिसके अंदर इसके पुला के जो अपर एंड से अपन रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है कि कैसेट का प्लेसमेंट किस प्रकार से करेंगे, या फिर जो पेशेंट प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करेंगे ताकि कोई भी मेटेलिक आर्टिफैक्ट पेशेंट की बॉडी पर ना दिखे आपको। ठीक है, तो एक्यूरेट जो रेडियोग्राफ है वो एक्यूरेट रेडियोग्राफ इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, एक्यूरेट रेडियोग्राफ इस प्रकार से होने वाला है, जहां पर आपके स्कैपुला से 2 इंच ऊपर, शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर जब हम कैसेट का प्लेसमेंट करेंगे, तब जाकर आपका यहां से लेकर यानी कि चेस्ट का पूरा रीजन और नीचे डायफ्राम से नीचे तक आपको पूरा चेस्ट का रेडियोग्राफ मिलेगा, जिसके अंदर आपको संपूर्ण रिब्स, पूरी आपको लंग्स के अलावा हार्ट शेडो, डायफ्राम, सीपी एंगल्स, ठीक है, जो आपका लंग फील्ड है वो, स्टेनम, क्लेविकल, ठीक है, ये आपको एक्यूरेट इस प्रकार से ही मिलने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं की पॉइंट्स। द चेस्ट रेडियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एक्सरे एग्जामिनेशन इन रेडियोलॉजी। देखिए, रेडियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा या सबसे प्रीफर जो अपन एग्जामिनेशन मानते हैं किसी भी एक प्रकार से डिजीज को चेस्ट से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, तो वो है चेस्ट रेडियोग्राफी। ठीक है, तो चेस्ट रेडियोग्राफी एक्सरे इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म्ड एक्सरे एग्जामिनेशन इन द रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा किए जाने वाला जो एक्सरे है वो है अपना चेस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, और चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर भी सबसे स्टैंडर्ड जो अपन ने माना है, जो मोस्टली करवाया जाता है, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका चेस्ट पीए। ठीक है, अगर आपसे कभी एग्जाम में भी पूछ ले, कहीं पर आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो वो है आपका चेस्ट पीए। नेक्स्ट चलते हैं। इट इज यूजुअली द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर्स द्वारा सजेस्ट की जाती है व्हेन एवर देयर आर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द चेस्ट, यानी कि चेस्ट से रिलेटेड यदि कोई भी कंप्लेंट्स हैं तो उनके एक प्रकार से समाधान के लिए डॉक्टर सबसे पहले सजेस्ट क्या करता है, चेस्ट रेडियोग्राफ करता है। इट हेल्प इन विजुअलाइजिंग। देखिए ये क्या क्या चीजें को विजुअलाइज करवा सकता है जो आपका चेस्ट रेडियोग्राफ है वो, तो सबसे पहले लंग्स, ठीक है, टू चेक द इन्फेक्शन मासेस फ्लूइड और कोलैप्स। ठीक है, ये लंग्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल, वायरल, किसी प्रकार का टीबी, ठीक है, इस प्रकार से, तो उसको आइडेंटिफाई करवाता है। मासेस बढ़ गया, मास लीजन अगर चेस्ट के अंदर बढ़ गया है, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ रही है, तब भी अपने को चेस्ट रेडियोग्राफ करवाना है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया, ठीक है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया तो उस कंडीशन में भी अपन क्या करवाएंगे, जो आपकी मीडियस्टिनम वाली जो वॉल्व होती है, प्लूरल एंड जो विट्रल आपकी कैविटी है चेस्ट वाली लेयर्स की, ठीक है, तो उनके बीच में यदि अगर फ्लूइड का ज्यादा एक्यूमुलेशन हो गया, देन अपन क्या करवाएंगे, चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे। साथ साथ कोलैप्स, यदि चेस्ट कहीं से कोलैप्स हो गया है, कहीं से सिकुड़ गया है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ रही है, तो उनको सोल्व करने के लिए, उनका डायग्नोसिस करने के लिए चेस्ट रेडियोग्राफ डॉक्टर्स द्वारा
प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट के अंदर कोई भी डिजीज हो, जैसे टू साइज एंड शेप, ठीक है, टू सी द साइज एंड शेप, हार्ट की शेप एंड साइज को देखने के लिए भी अभी या असेसमेंट करने के लिए भी अपन चेस्ट रेडियोग्राफी प्रेफर करवाते हैं। इन हार्ट फेल्यूर एंड इनलार्जमेंट, यानी कि हार्ट फेल्यूर और इनलार्जमेंट की कंडीशन में भी अपन चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे। हार्ट फेल्यूर एंड जो इनलार्जमेंट है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको सारे इंडिकेशंस के बारे में समझाया था। तो अगर आपको एक बार चेस्ट के सारे इंडिकेशंस समझने हैं तो आप एक पहले जो अपनी पहले वाली क्लास है जिसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है वो आप एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो हार्ट फेल्यूर वाली कंडीशन जिसके अंदर हार्ट का जो शेप एंड साइज है वो जो उसकी वेंट्रिकल्स है उन वेंट्रिकल्स के अंदर डिस्फंक्शन हो जाने के कारण आता है। दूसरी चीज इनलार्जमेंट, जो हार्ट की शेप एंड साइज है वो इनलार्ज हो जाए, तो उसके लिए भी अपन क्या करवाएंगे, चेस्ट का रेडियोग्राफ करवा सकते हैं, क्योंकि चेस्ट के रेडियोग्राफ में हार्ट की एक्चुअल शेप एंड साइज आती है चेस्ट पीए के अंदर, ठीक है, चेस्ट पीए के अंदर। तो अपन उससे आइडिया लगा सकते हैं कि जो चेस्ट की जो ओरिजिनल या एक्यूरेट जो उसकी शेप एंड साइज है वो कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम रिब एंड स्टेनम, ठीक है। रिब्स एंड स्टेनम के अंदर यदि मान लीजिए किसी प्रकार का फ्रैक्चर हो गया, कोई डिफॉर्मिटी आ गई या मेटास्टेटिक डिजीज आ गई, यानी कि जो कैंसर वाली स्टेज है वो एक ऑर्गन से स्प्रेड होकर चेस्ट के किसी भी रिब्स या स्टेनम तक फैल गई है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए अपन चेस्ट रेडियोग्राफ करवाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका डायफ्राम एंड प्लूरा। डायफ्राम एंड प्लूरा के जो असेसमेंट है उसके लिए भी चेस्ट रेडियोग्राफी करवाई जाती है। फ्लूइड जैसे प्लूरल इफ्यूजन हो गया, ये एलिवेशन मतलब डायफ्राम का ऊपर उठ जाना, इस प्रकार से ज़्यादा ऊपर उठ जाना, इस कंडीशन में भी क्या होता है, हार्ट्स कोलेप्स होते हैं, ठीक है, सॉरी हार्ट्स एंड जो लंग्स होते हैं वो कोलेप्स हो जाते हैं, उनकी साइज दब जाती है, जिसके कारण ब्रीथिंग डिफिकल्टीज काफ़ी देखने को मिलती है। तो डायफ्राम एंड प्लूरल के लिए भी अपन क्या करवाएंगे, चेस्ट रेडियोग्राफी प्रेफर करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए मेजर ब्लड वेसल्स। मेजर ब्लड वेसल्स जो आपकी कौन कौन सी है, एरोटा हो गई, आईवीसी एंड एसवीसी हो गई, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, देन एरोटा आपकी जिसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटीज आई लाइक एरोटिक इनलार्जमेंट, एरोटा आपका इनलार्ज हो गया, ठीक है, इनलार्ज होने की वजह से फ्लूइड उसके अंदर ज्यादा आएगा, देन हार्ट फेल्यूर वाले चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन, तो उसको भी मेजर करने के लिए भी अपन चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे। अब कॉमन क्लिनिकल यूजेस कौन कौन से हैं इन्फेक्शन के लिए, जैसे निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, तो इनके असेसमेंट के लिए भी अपन चेस्ट रेडियोग्राफ करवाएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो गई, ठीक है, रुकावट वाली, जैसे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब मैंने आपको बताया था, इसके अंदर होती है ब्रीथिंग डिफिकल्टी। ब्रीथिंग डिफिकल्टी एक्चुअल में होता क्या है, देखिए यहां पर आपको ब्रीथिंग डिफिकल्टी कब देखने को मिलेगी, जो आपकी एल्वुलाइज है, एल्वुलाइज है, उन एल्वुलाइज की सेक्स यानी कि जो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं उनकी वॉल्स है, उन वॉल्स अगर वो वॉल्स ब्रेक डाउन हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएगी देन क्या होगा, यहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, यानी कि O2 एंड CO2 जो एक्सचेंज हो रहे हैं लंग्स के अंदर जाकर एल्वुलाइज द्वारा, वो एक्सचेंज नहीं होगा। अगर वो एक्सचेंज नहीं होगा देन पेशेंट्स को वापस ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आएगी। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यदि कोई भी ब्रोंकियोल से रिलेटेड अगर कोई उनको इंस्पेक्शन है देन अपन करवाएंगे। अस्थमा से रिलेटेड यदि कोई पेशेंट है उनके लिए भी करवाते हैं। फ्लूइड कलेक्शन, यदि चेस्ट के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, जैसे प्लूरल इफ्यूजन, हेमेथोरेक्स, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन के अंदर तो क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, और हेमेथोरेक्स के अंदर क्या होता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल केविटी। नेक्स्ट देखते हैं एयर कलेक्शंस, जिसको अपन न्यूमोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, जो प्लूरल केविटी है उसके अंदर आपका अगर एयर का कलेक्शन ज़्यादा हो गया, ठीक है, ट्रोमा की कंडीशन में या कोई भी जो अपन एस्पायरेशन कर रहे थे निडल वगैरह उसकी कंडीशन में यदि वहां पर एयर लीक हो जाती है देन अपन क्या बोलते हैं उसको, एयर कलेक्शन इन द चेस्ट केविटी। नेक्स्ट बात करते हैं हम मासेस एंड ट्यूमर्स। मास और ट्यूमर बढ़ जाने की कंडीशन में भी, जो कि प्राइमरी लंग कैंसर के रूप में जाना जाता है, मेटास्टेटिक या मेटास्टेटिक की कंडीशन में भी अपन क्या करते हैं, चेस्ट का रेडियोग्राफ प्रीफर करवाते हैं। नेक्स्ट देखिए इंजरीज वाले केसेस में, जैसे रिब फ्रैक्चर, लंग कंटेनेंस हो गया, रिब्स फ्रैक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। स्क्रीनिंग, इस स्क्रीनिंग का मतलब होगा एक प्रकार से, जैसे मान लीजिए रूटीन चेकअप के लिए अपन करवा रहे हैं, रूटीन चेकअप के लिए इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पर जो
मान लीजिए कोई बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, देन उसका पहले रूटीन चेकअप होता है। रूटीन चेकअप के अंदर आती है जैसे मान लीजिए नॉर्मल ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड सैंपलिंग वगैरह, चेस्ट रेडियोग्राफ आता है ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रीथिंग वगैरह से रिलेटेड, या कोई अदर मेजर कंडीशंस जैसे मान लीजिए अस्थमा वाली हो गई, ब्रोंकाइटिस वाली हो गई, ठीक है, एम्फाइसीमा वाली कंडीशन हो गई, हार्ट इनलार्जमेंट वाली कंडीशन हो गई, आर्टरी वेस्कुलर्स के अंदर जो साइज का असेसमेंट है वो वाली। तो चेस्ट के रेडियोग्राफ में सारी चीज़ें देख ली जाती है, ठीक है। तो उनका एक रूटीन चेकअप के बाद देन पेशेंट को फिट बताया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग, चेस्ट रेडियोग्राफ के अकॉर्डिंग कोई भी जो पर्सन है उसको फिट बताया जाता है। उसी के बाद उसका क्या होता है, मेडिकल क्लियर होता है। मेडिकल क्लियर के बाद ही वो आउट ऑफ कंट्री या जो भी काम करने जा रहा है वो कर सकता है, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जैसे जहां पर प्री ऑपरेटिव चेकअप के लिए भी क्या होता है, वहां पर भी स्क्रीनिंग रूटअप के लिए अपन क्या करवाते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफ करवाते हैं। रूटीन हेल्थ इवेल्यूएशन, और रूटीन हेल्थ इवेल्यूएशन के लिए भी अपन चेस्ट रेडियोग्राफ करवाते हैं। नेक्स्ट हार्ट इनलार्जमेंट। हार्ट इनलार्जमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि चेस्ट का जब रेडियोग्राफ करवाएंगे तो चेस्ट के रेडियोग्राफ के अंदर हार्ट इनलार्जमेंट भी अपन देखते हैं, यानी कि हार्ट की साइज बड़ी है या छोटी है, इसको देखने के लिए भी। नेक्स्ट हम चलते हैं पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी समझाया है, तो इसके अंदर अपन ज़्यादा ब्रीफली डिस्क्राइब नहीं करते हुए शॉर्ट टर्म के अंदर समझेंगे कि पेशेंट की कौन कौन सी प्रिपरेशन अपने को चेस्ट रेडियोग्राफ लेने से पहले करनी है, पेशेंट को क्या क्या समझाना है, किन किन बातों का पेशेंट को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। बिफोर टेकिंग द चेस्ट एक्सरे द पेशेंट मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। चेस्ट एक्सरे लेने से पहले पेशेंट को प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, समझाना है कि आपका इस प्रकार से चेस्ट रेडियोग्राफ होगा, चेस्ट रेडियोग्राफ हम क्यों कर रहे हैं, आपको कौन कौन सी दिक्कत है, उससे पहले पेशेंट से हिस्ट्री भी लेनी है, ठीक है। पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए भी चलना है कि उसको क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर वो चेक करते हैं कि जो एक्चुअल में पेशेंट ने बताया वो डॉक्टर ने भी वही लिखा है या उससे रिलेटेड कुछ बाय मिस्टेक गलती तो नहीं हो गई। इस प्रकार से कुछ अपन पहले कोरिलेट करते हैं, उसी के बाद में डायग्नोसिस के लिए या चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए अपन उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन भी अपने को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में पेशेंट से हिस्ट्री भी प्रॉपर लेनी है, देन उसके बाद में हम चलेंगे। द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी। वो क्या करती है, जो प्रोसीजर होती है पेशेंट को समझाने की कि आपका इस प्रकार से रेडियोग्राफ होगा, आपको इस प्रकार से श्वास रोकनी है, आपको इस प्रकार से अपने को क्या नाम से प्रिपेयर करना है, ठीक है। हम जो बताएं उस चीज़ों पर ध्यान देना है, इस प्रकार से आपकी पोजीशन रहेगी, इस प्रकार से आपको खड़ा रहना पड़ेगा। तो जो भी है सारी चीज़ें वो पहले पेशेंट को बतानी है। बताने के बाद में उसका एक प्रकार से फियर और जो एंजाइटी है, जो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि हॉस्पिटल में आने के बाद में जो पेशेंट्स का भय रहता है, क्योंकि पहली बार जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो उसको काफ़ी हॉस्पिटल की आवाज़ों से उनसे काफ़ी दिक्कतें होती है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आपके। तो पेशेंट प्रिपरेशन के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड पेशेंट केयर के अंदर आपके आएगी वो चीज़। तो यहाँ पर क्या होगा, द प्रोसीजर इज एक्सप्लेन्ड टू रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी, ठीक है। पेशेंट की एंजाइटी और उसको फियर को दूर करने के लिए अपन उसको प्रोसीजर को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द पेशेंट इज आस्क्ड टू रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करवाते हैं ताकि इन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स की कोई भी आर्टिफैक्ट चेस्ट का जो रेडियोग्राफ होगा उस रेडियोग्राफ के ऊपर नहीं आ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स सच एज चेन, बैंगल्स, coins, buttons because these can create an artifact on the x-ray image। ये क्या कर सकते हैं, एक्सरे इमेज के ऊपर आर्टिफैक्ट कोज कर सकते हैं। द पेशेंट शुड वियर ए हॉस्पिटल गाउन। पेशेंट को क्या करना है, एक हॉस्पिटल गाउन पहनना है टू इंश्योर ए क्लियर व्यू ऑफ द चेस्ट, ताकि जो एक्सरे है, जो चेस्ट का एक्सरे है वो क्लियर व्यू आ सके। क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं उनको वो क्या करते हैं, थिक क्लॉथ्स पहनते हैं, जैसे भारी हैवी क्लॉथ्स हो गए। साथ ही साथ फीमेल पेशेंट्स होती है, उनके अंदर काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं उनके क्लॉथ्स में, ठीक है। तो उनके क्लॉथ्स को रिमूव करवाना है और उनको एक नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल गाउन देते हुए उनका चेस्ट रेडियोग्राफ करना है, ताकि कोई भी आर्टिफैक्ट आने की 0% संभावना रहे। क्योंकि जो हॉस्पिटल गाउन रहेगा उस हॉस्पिटल गाउन के अंदर कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं रहते, ठीक है। फिर भी एक बार चेक करते हुए अपन हॉस्पिटल गाउन पहनाएंगे, देन उसका रेडियोग्राफ किया जाएगा। वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, ठीक है। जो वुमेन्स चाइल्ड बियरिंग एज है, चाइल्ड बियरिंग एज अपन कितने तक लेते हैं, जैसे मान लीजिए
16 या 17 से लेकर जो 45 तक या जो एज है, ठीक है, 40 तक जो एज है, ये एक्यूरेट पता नहीं, लेकिन जो चाइल्ड बियरिंग एज होगी वो भी बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो चाइल्ड बियरिंग एज की जो फीमेल्स स्टाफ है या फीमेल्स जो पेशेंट है, उन फीमेल पेशेंट का आस्क्ड अबाउट पॉसिबल प्रेगनेंसी, उनसे क्या करना है, उनसे पूछना है सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के बारे में, कि उनको प्रेगनेंसी है या नहीं है, या होने के चांसेस है या नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी के लिए फीमेल्स को पहले पूछेंगे। एज रेडिएशन कैन हार्म द फीटस, क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन के काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या करते हैं, वो पेशेंट के ऊपर या जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर कुछ टाइम बाद में अपियर होने लगते हैं, या बर्थ के टाइम पर भी आपको काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस देखने को मिल सकती है, जैसे माइक्रोसेफेली वाली कंडीशंस, मेंटल रिटार्डनेस वाली कंडीशंस, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गन एट्रोफी वाली कंडीशंस, काफ़ी ऐसी कंडीशंस हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर देखी जा सकती है। तो रेडिएशंस के ऐसे काफ़ी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो चाइल्ड बेयरिंग एज जो वुमेन्स हैं उनके लिए अपन फॉलो करेंगे, जिसे बोला जाता है 10 डे रूल, जिसे बोला जाता है 10 डे रूल। तो जो भी फीमेल पेशेंट होगी, फीमेल पेशेंट्स के लिए चाहे वो कोई सा भी एक्सरे हो, चाहे वो चेस्ट से रिलेटेड हो या एब्डोमेन से रिलेटेड हो या होल बॉडी का कोई भी रेडियोग्राफ हो, ठीक है, होल बॉडी का कोई भी रेडियोग्राफ हो, तो उसके लिए अपन फॉलो करेंगे 10 डे रूल। उसके लिए क्या फॉलो करेंगे, 10 डे रूल। और 10 डे रूल के बारे में मैंने आपको बताया है कि 10 डे रूल क्या होता है। देखिए 10 डे रूल होगा आपका, जब भी आप फीमेल पेशेंट्स का जो रेडियोग्राफ लोगे, वो रेडियोग्राफ मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर लिया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग के 10 डेज के अंदर क्या किया जाता है, लिया जाता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, अब इस 10 डे को हटाकर यहां पर 28 डेज कर दिया गया है। इसके काफी सारे रीजंस हैं, उनको अपन बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे कि 10 डे रूल को हटाकर 28 डेज कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपोजर फैक्टर्स। एक्सपोजर फैक्टर्स, देखिए ये जो 10 डे रूल है वो 10 डे रूल को 28 डेज के अंदर क्यों कन्वर्ट किया गया है, इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द एक वीडियो मिलने वाला है जिसके अंदर शानदार तरीके से 10 डे रूल 28 डेज के अंदर किस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, क्यों किया गया है, क्या क्या गाइडलाइंस है उनके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर्स देखिए इसके अंदर, द टेक्निकल सेटिंग और चेस्ट रेडियोग्राफी डिपेंड ऑन द पेशेंट्स बॉडी। जो टेक्निकल फैक्टर्स अपन लेते हैं चेस्ट रेडियोग्राफी करते दौरान, तो वहां पर डिपेंड करते हैं वो फैक्टर्स कि पेशेंट किस प्रकार से हैं। यानी कि एक्सपोजर फैक्टर्स का अपन जो चुनाव करते हैं एक्चुअल में वो करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, कि पेशेंट थिक है या थिन है। अगर पेशेंट थिन है देन लो केवीपी पर भी काम कर सकता है, ठीक है। यदि पेशेंट थिक है, हैवी है, हेल्दी है, देन अपन केवीपी क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर पेनिट्रेशन पावर एक्स्ट्रा लगेगी। अगर लो पेनिट्रेशन पावर के अपन एक्सरेज एक थिक पेशेंट के अंदर पेनिट्रेट करवाएंगे, देन वो क्या होंगे, उसी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर रह जाएंगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसके लिए किया जाता है कि जो थिक पेशेंट है या पेशेंट का जो रेडियोग्राफ है वो लेटरल है या एपी है या ओब्लिक है, ठीक है, कौन सा रेडियोग्राफ है, उस अकॉर्डिंग अपन क्या कर देंगे, एक्सपोजर फैक्टर्स की जो सेटिंग है उसको चेंज करेंगे। यानी कि कब बढ़ाना है कब घटाना है वो सारी चीजें अपन उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, ठीक है। तो थिन पेशेंट्स जो होंगे उन थिन पेशेंट्स के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सपोजर फैक्टर्स कम रखेंगे, यानी कि केवीपी उसके अंदर अपन क्या रखते हैं, लो रखते हैं। और जो थिक पेशेंट है, थिक पेशेंट है, उन थिक पेशेंट के लिए क्या कर देंगे, एक्सपोजर जो फैक्टर्स होंगे यानी कि केवीपी जो होगी उसको अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो टेक्निकल सेटिंग्स और चेस्ट रेडियोग्राफी डिपेंड ऑन द पेशेंट्स बॉडी साइज, पेशेंट बॉडी की साइज पर डिपेंड करेगा। द इक्विपमेंट यूज, साथ में किस प्रकार का इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो, ग्रिड का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, ग्रिड का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रिड का यूज आप नहीं कर रहे देन एक्सपोजर फैक्टर्स आपको कम रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपोजर फैक्टर्स की कम रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि केवी अगर आपने कम रखा है देन चल जाएगा। लेकिन अगर आप ग्रिड का यूज कर रहे हैं तो ग्रिड का यूज करने के दौरान आपको एक्सपोजर फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे, केवीपी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, एमए भी इंक्रीज करना पड़ेगा, एमएएस भी इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्रिड का जब अपन यूज करते हैं, ग्रिड के बारे में बता दूं कि ग्रिड क्या होती है, वो आपकी स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और समटाइम क्या करती है, समटाइम्स इट एब्जॉर्ब इंफॉर्मेशनल
इंफॉर्मेशनल रेडिएशन, ये क्या करती है, कभी कभी जो इंफॉर्मेशनल रेडिएशन है जिसकी वजह से एक रेडियोग्राफ बनने वाला है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यहां पर तो एक प्रकार से इमेज का क्या हो गया, इमेज का रिडक्शन हो गया, जो एक्चुअल में जो डायग्नोसिस होने वाला था या एक्चुअल में जो इमेज आने वाली थी उसका रिडक्शन हो गया। देन उसको फुल्ली एक्सप्लेनेशन करने के लिए या फुल्ली डायग्नोसिस करने के लिए क्या किया जाएगा, अगर ग्रिड का वहां पर यूज कर रहे हो देन आपको केवीपी फैक्टर्स बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल फैक्टर्स या इक्विपमेंट यूज पर भी डिपेंड करता है, एंड वेदर ए ग्रिड इज अप्लाइड, और ग्रिड का अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं विथ ग्रिड। यदि आप ग्रिड का यूज ले रहे हो देन क्या करना है, हाई केवीपी रेंज, तब आपको रखनी है हाई केवीपी रेंज। क्या करना है उस टाइम आपको रखना है हाई केवीपी रेंज, जो कितनी होगी आपकी 90 टू 120 केवीपी इज यूज्ड। 90 से 120 केवीपी यूज करेंगे जिससे क्या होगा, हाई पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ेगा, हाई पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, हाई पेनिट्रेशन, या अपन केवीपी जब यूज लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एनर्जी। दूसरी ले सकते हैं अपन क्वालिटी, ये क्या होती है, इंप्रूव होती है। दूसरी चीज, अगर आप विदाउट ग्रिड के कोई भी एक्सपोजर ले रहे हो चेस्ट का, देन आप लोअर केवीपी जो भी कितनी है 16 टू 17 केवीपी आप यूज ले सकते हो। इससे क्या होगा, इससे होगा आपका लो पेनिट्रेशन, सॉरी पेनिट्रेशन तो होगा लेकिन आप ग्रिड का यूज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रहेगा आपका थिनर पेशेंट, थिनर पेशेंट। ठीक है, जिसकी थिकनेस बॉडी पार्ट 10 से 25 सेंटीमीटर थिक, उससे कम है। ठीक है, और अगर आप ग्रिड का यूज ले रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पेशेंट क्या है, थिक है, जिसकी थिकनेस या चेस्ट की जो थिकनेस है वो 25 सेंटीमीटर से क्या है, अबव है, यार 10 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से क्या है, अबव है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोअर केवीपी यूज कर रहे हो इसका मतलब क्या होगा, लोअर पेनिट्रेशन होगा, एनर्जी यहां पर कम रहेगी, क्वालिटी यहां पर कम रहेगी, और क्वांटिटी भी कम रहेगी। यहां पर क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, देखिए कि विथ ग्रिड का जब अपन यूज करते हैं तो हाई केवीपी के साथ अपन को एमएमएस बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एफएफडी, फोकल टू फिल्म डिस्टेंस 150 टू 180 सेंटीमीटर, 150 टू 180 सेंटीमीटर रखते हैं ताकि जो हार्ट का मैग्निफिकेशन हो रहा है वो हार्ट का मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो सके और हार्ट की क्या आ सके, हार्ट की एक्चुअल इमेज हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हार्ट की एक्चुअल इमेज प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, 150 टू 180 सेंटीमीटर पर डिस्टेंस रखेंगे। दिस लार्ज डिस्टेंस रिड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ हार्ट, ये क्या करता है, ये मैग्निफिकेशन ऑफ हार्ट को रिड्यूस करता है एंड प्रोवाइड ए शार्पर इमेज, और शार्पर इमेज प्रोवाइड करने का काम करता है। जनरली अपन 180 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस रखेंगे वो रखेंगे जनरली चेस्ट पीए के लिए, चेस्ट पीए के लिए। ठीक है, इसी के साथ साथ चेस्ट लेटरल के लिए भी, ये काफी सारे इसके इंडिकेशंस हैं। ठीक है, एक्सपोजर टाइम्स, अब देखिए एक्सपोजर टाइम क्या करेगा, शुड बी वेरी शॉर्ट, काफी शॉर्ट रखेंगे, लेस देन 20 माइक्रोसेकंड्स, यानी कि 0.02 सेकंड से भी कम अपन क्या रखेंगे, एक्सपोजर टाइम रखेंगे। जो एक्सपोज करने का जो टाइम है वो एक्चुअल में 0.02 सेकंड से अपन क्या रखेंगे, कम रखेंगे। क्यों, क्योंकि जो पेशेंट्स को अपन इसके अंदर क्या करवाते हैं, ब्रीथ होल्ड करवाते हैं, ब्रीथ होल्ड करवाते हैं, यानी कि उस टाइम लंग्स मूव नहीं करते, लंग्स मूव नहीं करते। और इसी के साथ साथ जब लंग्स मूव नहीं करेंगे तो मोशन आर्टिफैक्ट का खतरा जो है, जो मोशन आर्टिफैक्ट का खतरा है वो मोशन आर्टिफैक्ट का खतरा कम से कम हो जाएगा, यानी कि पेशेंट की जो इमेज है वो ब्लर आने के चांसेस सबसे कम हो जाएंगी। ठीक है, तो 0.02 सेकंड के लिए अपन ब्रीथ होल्ड करवाते हैं, तो एक्सपोजर टाइम को अपने को कम से कम रखना पड़ेगा। कम से कम इसलिए क्योंकि काफी पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्रीथिंग डिफिकल्टी ऑलरेडी होती है, तब जाकर तो चेस्ट रेडियोग्राफ करवा रहे हैं और उसी को अपन ब्रीथ होल्ड करवाएंगे तो उसके लिए काफी मुश्किल हो जाती है। तो लो से लो अपन एक्सपोजर टाइम रखेंगे ताकि पेशेंट भी ब्रीथ होल्ड एक्यूरेट कर पाए और एक्सपोजर भी कम से कम पेशेंट को लगे, एक्सपोजर भी कम से कम लगे ताकि रेडिएशन भी कम से कम निकले और स्कैटर्ड जो रेडिएशन हो रही है वो भी कम से कम फैले। ब्लरिंग ड्यू टू ब्रीथिंग और हार्ट मूवमेंट भी कम से कम हो और ब्रीथिंग डिफिकल्टी के कारण आने वाले जो आर्टिफैक्ट है वो भी कम से कम दिखे। हाई एमए एंड शॉर्ट एक्सपोजर, अपने को क्या करना है, हाई तो एमए रखना है ताकि क्या कर सके, यहां पर क्वांटिटी इंक्रीज हो सके। क्वांटिटी क्यों, क्योंकि यहां पर जो चेस्ट का एरिया है वो वाइड है,
चेस्ट एरिया क्या है यहाँ पर, चेस्ट एरिया आपको देखने का मिला अदर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा एरिया कवर होगा अपने रेडियोग्राफ के लिए, ठीक है। तो वाइड एरिया है, वाइड एरिया के लिए क्वांटिटी क्या होगी, हायर होगी। तो हायर हमें रखना है, शॉर्टर एक्सपोजर टाइम रखते हुए, एक्सपोजर टाइम शॉर्टर से शॉर्टर, क्यों, क्योंकि उस टाइम अपन ब्लरिंग को रिमूव कर सके और साथ ही साथ जो आपकी हार्ट मूवमेंट है उसको भी कम से कम माप सके, ठीक है, हार्ट का मूवमेंट भी कम से कम हो। टाइम आर ऑलवेज परफॉर्म फॉर चेस्ट रेडियोग्राफी, ठीक है। तो चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए अपन क्या करते हैं, हायर एमए रखने का काम करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन। अब रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, देखिए जब चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं तो चेस्ट रेडियोग्राफी करते दौरान जो एक्सपोजर निकलता है तो उस एक्सपोजर से किस प्रकार से बचा जा सके, या जो वहां पर रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन से किस प्रकार से बचा जा सकता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन के अंदर। देखिए, सिंस चेस्ट एक्सरे इज ए वेरी कॉमन इन्वेस्टिगेशन, सबसे पहले क्या है, देखिए चेस्ट जो रेडियोग्राफी है वो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज आइडेंटिफाई करने के लिए, चेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो चेस्ट से रिलेटेड यदि कोई भी डिजीज है, कोई भी डिफिकल्टीज है, कोई भी ह्यूमन बॉडी के अंदर अदर जो डायग्नोसिस करना है तो वो चेस्ट रेडियोग्राफी सबसे कॉमन मानी जाती है, ठीक है। रेडिएशन सेफ्टी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर एक्सट्रीमली लेवल तक, उच्च लेवल तक अपने को क्या है, रेडिएशन सेफ्टी करना काफी जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है अपने को, ऑलवेज फॉलो अलारा प्रिंसिपल, अलारा प्रिंसिपल अपने को यूज करना है, जिसका मतलब क्या है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। देखिए इसका मतलब सिंपली ये कहना चाहता है, अलारा प्रिंसिपल आपके काफी बार आएगा भी सही, अलारा प्रिंसिपल के ऊपर आपको अलग से वीडियो भी मिलेगा सही, ठीक है। लेकिन अपने को यहां पर इतना समझना है कि अलारा प्रिंसिपल आपसे क्या कहना चाहता है। तो एक बार आप यहां समझ लीजिए, अलारा प्रिंसिपल हमें बताता है कि एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब जितना हो सके उतना आपको एक्सपोजर से बचना है, जितना हो सके उतना आपको एक्सपोजर से बचना है, जितना हो सके उतना कम से कम टाइम स्पेंड आपको रेडिएशन जो एरिया है उसमें निकालना है, कम से कम पेशेंट को रेडिएशन लगनी चाहिए और कम से कम एक्सपोजर टाइम होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शील्डिंग यूज करनी है, ठीक है। तो देखिए एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल का मतलब है, अलारा का मतलब है जितना हो सके उतना रेडिएशन से बचना है, ठीक है। अब जितना हो सके उतना रेडिएशन से किस प्रकार से बचा जा सकता है उसके बारे में देखिए, यहाँ पर कुछ बातें बताई गई है। बेसिक मेथड फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए कुछ बेसिक बातें बताई गई है, ठीक है। तो अलारा आपको वर्ड यूज में रहते हुए चलना है, अलारा आपको यूज में लेते हुए चलना है, अलारा के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। यूज द मिनिमम पॉसिबल एक्सपोजर टाइम, सबसे पहले क्या करना है, यूज द मिनिमम पॉसिबल एक्सपोजर टाइम। जो मिनिमम एक्सपोजर टाइम है, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो 2 माइक्रोसेकंड है आपका, जिसको अपन मेजर करेंगे 0.02 सेकंड से, ठीक है। तो कम से कम अपने को एक्सपोजर टाइम रखते हुए चलना है ताकि रेडिएशन की क्वांटिटी भी सबसे कम बाहर आए, पेशेंट को डोज भी कम से कम लगे। और अगर यहाँ पर अपन मिनिमम एक्सपोजर टाइम की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अलारा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं अपन TDS द्वारा, टाइम डिस्टेंस एंड शील्डिंग द्वारा। टाइम सबसे कम से कम गुजारना है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा रखनी है और शील्डिंग मटेरियल का यूज करना है। TDS का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम डिस्टेंस शील्डिंग। काफी बार शील्डिंग इसे TDS के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यूज मिनिमम पॉसिबल एक्सपोजर टाइम, ठीक है। तो T से क्या हो गया, टाइम, तो मिनिमम एक्सपोजर टाइम अपने को रखना है, साथ ही साथ मिनिमम अपने को टाइम जो एक रेडिएशन एरिया है उस रेडिएशन एरिया के अंदर गुजारना है। दूसरी चीज, कीप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द एक्सरे ट्यूब एंड पेशेंट। T से टाइम, D से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। अब देखिए डिस्टेंस के बारे में क्या बता रहा है, कीप मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, एक पॉसिबल डिस्टेंस रखना है बिटवीन एक्सरे ट्यूब एंड पेशेंट, पेशेंट और जो एक्सरे ट्यूब है उसके बीच में एक क्या करना है अपने को, मैक्सिमम डिस्टेंस रखते हुए चलना है, जो कि कितनी है चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से लेकर 180 सेंटीमीटर अपने क्या है चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए डिस्टेंस है। नेक्स्ट चलना है, ऑलवेज यूज लेड शील्ड स्पेशली गोनाल शील्डिंग। देखिए तीसरी चीज TDS के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, TDS टाइम डिस्टेंस शील्डिंग।
देखिए टाइम के बारे में बता दिया, डिस्टेंस के बारे में बता दिया, अब शील्डिंग के बारे में देखते हैं। ऑलवेज यूज लेड शील्डिंग। ऑलवेज यूज क्या करना है अपने को, लेड शील्डिंग करना है, जिसके अंदर लेड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, 0.25 mm लेड की उसके अंदर कम से कम परत होनी चाहिए, जो क्या करता है आपके जो हायर केवीपी के एक्सरेज या स्कैटर्ड रेडिएशन को भी, जो क्या कर सकता है, स्कैटर्ड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमें क्या करना है, यदि आप अगर चेस्ट का रेडियोग्राफ ले रहे हो किसी भी पेशेंट का, तो हो सके तो उसको लेड शील्डिंग करना चाहिए। लेड शील्डिंग किस प्रकार से, उसके गोनाडल एरिया है, ठीक है, जो पेल्विक एरिया है, उस पेल्विक एरिया को गोनाडल शील्डिंग से अपन क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। थायराइड शील्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थायराइड शील्ड अगर आपने यूज की तो चेस्ट एरिया को क्या करेगी, कवर कर लेगी। ठीक है, तो वहां पर आपको जो भी पैथोलॉजीज है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, लेड शील्डिंग का उपयोग करेंगे, स्पेशली गोनाड शील्डिंग, स्पेशली गोनाड शील्डिंग के लिए अपन क्या करेंगे, चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे। ठीक है, या चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए गोनाड शील्डिंग का तो यूज करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट है अपनी प्रॉपर कोलिमेशन इज इंपॉर्टेंट। प्रॉपर कोलिमेशन करते हुए चलना है। यदि आपने चेस्ट का रेडियोग्राफ लिया है तो प्रॉपर कोलिमेशन एक ही बार कर, चेस्ट के जो शोल्डर रीजन है, शोल्डर रीजन के 2 इंच ऊपर से आप क्या करो, कोलिमेट करते हुए जो आपका डायफ्राम है वहां तक कवर करो, ताकि जो एक ही बार में आपका, और दोनों की जो चेस्ट वॉल है आपकी लेटरल, ये भी उस लेटरल उस आपके कोलिमेशन के अंदर इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो एक ही बार में आपको कोलिमेशन प्रॉपर करना है, ताकि पेशेंट को दोबारा एक्सपोजर करने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो प्रॉपर कोलिमेशन इज इंपॉर्टेंट टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम ओनली द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ताकि जो ओनली एरिया ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जहां पर अपने को रिक्वायरमेंट है उसी एरिया के ऊपर क्या है, रेडिएशन बीम गिर सके। यानी कि कोलिमेशन इस प्रकार से करना है जैसे, ताकि चेस्ट का रेडियोग्राफ कर रहे हो तो चेस्ट एरिया पूरा कवर हो जाए। ठीक है, ये नहीं कि चेस्ट ऊपर से घट रहा है, एब्डोमेन रीजन नीचे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, दोबारा एक्सपोज करना पड़ेगा, और दोबारा एक्सपोज से पेशेंट को भी खतरा है, बार बार रेडिएशन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या करना है अपने को, प्रॉपर कोलिमेशन करना है, ताकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट कवर हो सके। ठीक है, ओनली द एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही कवर हो। साइड मार्कर राइट और लेफ्ट मस्ट बी ऑलवेज बी प्लेस्ड ऑन द रेडियोग्राफ, और रेडियोग्राफ के ऊपर क्या करना है आपको, जो आपका लेड मार्कर है उस लेड मार्कर को अप्लाई करते हुए चलना है, ताकि जो आपका मिस अलाइनमेंट है वो ना हो पाए। यानी कि काफ़ी कंडीशंस होते हैं जिसके अंदर हार्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट रहता है। ठीक है, काफ़ी कंडीशंस में रहता है जिसके अंदर क्या होता है, हार्ट लेफ्ट से राइट साइड में सिचुएटेड रहता है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, हार्ट के कैसेट के कॉर्नर पर जो लेड मार्कर लगाते हैं वो लेड मार्कर प्लेस करते हुए चलना है, ताकि एनाटोमी अपन क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि पेशेंट की राइट साइड कौन सी है, पेशेंट की लेफ्ट साइड कौन सी है। ठीक है, तो इसको क्लियरली देखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक कैसेट के कॉर्नर के ऊपर, कैसेट के कॉर्नर के ऊपर क्या लगा देंगे, लेड मार्कर लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपकी की पॉइंट सारे चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग के ऊपर। ठीक है, जो मैंने बताया आपका टीडीएस जो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, वो किया जाता है आपका अलारा के द्वारा। ठीक है, जब भी आप अलारा प्रिंसिपल के बारे में बताओ तो इन तीनों चीजों के बारे में बताओगे कि कम से कम टाइम आपको एक्सपोजर एरिया के अंदर गुजारना है और कम से कम एक्सपोजर टाइम रखना है। एक्सपोजर टाइम भी सबसे कम, और जो इसके अंदर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो वो टाइम स्पेंड भी सबसे कम। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस, आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाए रखनी है एक्सपोजर एरिया से। ठीक है, यानी कि जब पेशेंट और एक्सरे ट्यूब है उसके बीच में जो एरिया है, डिस्टेंस है, उसको भी आपको क्या करना है, बढ़ाते हुए चलना है, यानी कि 180 सेंटीमीटर आपको रखनी है। थर्ड चीज शील्डिंग, आप शील्डिंग का यूज करें जब भी आप एक्सपोज करें तो या तो एक लेड जो वॉल है, ठीक है, जिसको अपन लेड बैरियर बोलते हैं, उस लेड बैरियर के पीछे जाकर आप क्या करोगे, एक्सपोज करोगे। या यदि आपका अगर कंट्रोल कंसोल उसी एक्सरे रूम के पास में स्थित है तो कंट्रोल कंसोल और एक्सरे रूम के बीच में क्या करोगे, आप एक लेड की दीवार खड़ी करोगे, ताकि जो रेडिएशन है वो स्कैटर्ड रेडिएशन के अंदर आने के चांसेस सबसे कम हो। इसके अलावा इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट को गोनाडल शील्डिंग देंगे, ताकि उसका क्या हो सके, उसका गोनाडल एरिया, पेल्विक एरिया, या जो उसके एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके रेडिएशन सेफ्टी या जितने भी आपकी रेडिएशन सेफ्टी के अलावा अलारा प्रिंसिपल हो गया या की पॉइंट्स जो भी है नेसेसरी चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए चलना है, और इसी के साथ हमारी यहाँ पर क्लास समाप्त होती है।
तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद। तो इसी प्रकार से चेस्ट रेडियोग्राफी के या जितने भी आपके रेडियोग्राफी है डीआरटी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो दोनों को ही वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो नोट्स प्राप्त करने के लिए या जो आपके बेसिक से हमने स्टार्ट किया है उनको देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।